इतना इंडिया का और किसने दिया था? चलो सो हम लोग क्या पढ़ रहे तो बता। वेव्स कंप्लीटेड, न्यूमेरिकल्स भी हो गए, वेव्स के न्यूमेरिकल्स भी हो गए। तो हमारा रोटेशनल डायनामिक खत्म हो गया, हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गया, हमारा ऑसिलेशन भी हो गया, वेव्स भी हो गया। अब बच गए दो, थर्मोडायनामिक्स और केटीजी। यही दो बच गए ना बेटा। और नीचे के कितने टॉपिक्स हो गए सब? वेव ऑप्टिक्स भी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट भी हो गया, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं हुआ। फिर ईएमआई हो गया, एसी सर्किट्स, सारी हो गया। ठीक है, सुनो सब मेरी बातें। हेलो पीछे वालों, बीच वालों, आगे वालों, सब सुनो मेरी। हम लोग अभी केटीजी चालू कर। केटीजी बोले तो गैसेस। अब एक्चुअली उसमें दो पार्ट है, एक रेडिएशन वाला पार्ट है और एक केटीजी वाला पार्ट है। केटीजी में रेडिएशन का एक छोटा सा पार्ट है, तो हम लोग पहले रेडिएशन से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल कम बैक टू द केटीजी। ठीक है, रेडिएशन आगे दिया हुआ पेज नंबर कुछ चेक करो बेटा, जरा जीटीवी दे दे। हाँ, पेज नंबर 64। यस, पेज नंबर 64 से है रेडिएशन वाला पार्ट। तो मुझे सबसे पहले बताओ रेडिएशन क्या है? व्हाट इज रेडिएशन? बेटा याद होगा तो मैंने आप लोगों को पहले पूछा भी था कि हम लोगों को गर्मी में भूख नहीं लगता, बारिश में सर्दी में बहुत फ्रिक्वेंटली भूख लगता है। पूछा था ना तो पूछा था, ऐसा क्या कर रहा मैंने? अच्छा ठीक है, ऐसा क्यों होता बता। ए भाई ये लल्ला बता, ऐसा क्यों होता है कि तेरे को फ्रिक्वेंटली भूख लगता है बारिश में, सर्दी में और गर्मी में? तो मत बोले कि मेरे को नहीं होता है, ऐसे ही बोलते हैं लोग नालायक। यस, जनरल तो ऐसा ही होता है ना। तो क्यों ऐसा होता है? भाई मान ले तुम लोग यहाँ पे भी क्लास में बैठे हो, सुबह से आए हो, कभी 2-3 क्लास हो गया, दोपहर को 1-2 बजे घर पे पहुंचेंगे, मम्मी को हम पे लाड आएगा, अरे मेरा बच्चा मेरा बच्ची। सुबह से बाहर गए, कुछ खाए पिए नहीं, ले बेटा। मान ले बहुत गर्मी होगा तो चिल शरबत बना के दे देंगे, ले शरबत पी ले, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, फिर खाना लगा लगता है। वो चिल शरबत हम लोग तुरंत पी पाते क्या? थोड़ी देर के लिए एज इट इज रख देते, थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाता, वी कैन ड्रिंक। या मान ले बाहर बहुत सर्दी है या बारिश है, थोड़ा लोग ठीक है, मम्मी बोले कि ले बेटा गर्मा गर्म कॉफी पी ले, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, फिर तेरे को मैं खाना लगा दूं लगता है। वो गर्मा गर्म कॉफी भी हम तुरंत नहीं पी पाते, थोड़ी देर एज इट इज रखते हैं, थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाता है, वी कैन ड्रिंक।
मेरा वही क्वेश्चन है, थोड़े से समय में ऐसा क्या हो जाता है कि हॉट बॉडी भी नॉर्मल हो जाता है, चिल्ड बॉडी भी नॉर्मल हो जाता है? व्हाट हैपेंस सो? बेटा ये सबके पीछे का रीजन है प्रीवोस्ट थियरी। ये सबके पीछे का रीजन क्या है? प्रीवोस्ट थियरी। प्रीवोस्ट थियरी क्या कहता है? प्रीवोस्ट थियरी सेज everybody in the universe continuously exchange the heat with surrounding। दुनिया का हर एक बॉडी अपने सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करता है, और वो करता ही है, एक सिंगल सेकंड के लिए वो रुकता नहीं है। एक्सचेंज मतलब लेना या देना, दोनों, लेना देना दोनों होता रहता है। एक बार बता, अपने छोटू को बुखार है, तो अपने छोटू को बुखार क्यों है? क्योंकि सीधी सी बात है, इसके बॉडी का टेम्परेचर हम सबके बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है, तभी तो बुखार है ना। उसी तरह से वो कॉफी हॉट क्यों है? बिकॉज उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है, इसके लिए वो हॉट है। और ऑलवेज हीट फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर। तो आप बोलो हीट कहां से कहां पे फ्लो होगा? कॉफी में से सराउंडिंग में फ्लो होगा कि नहीं हीट? उस कॉफी में से जब सराउंडिंग में हीट फ्लो होगा तो कॉफी के अंदर का हीट धीरे धीरे कम होगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के जितना ही हो जाए। एक और बात बताओ बेटा, जिस मोमेंट पे ना कॉफी में से हीट बाहर जा रहा था ना, एट द सेम टाइम सराउंडिंग से कॉफी में हीट आ भी रहा था, बट एज बीइंग अ हॉट बॉडी वो ज्यादा हीट एमिट कर रहा था और कम हीट एब्सॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से फाइनली उसका हीट लॉस हुआ, और हीट लॉस होने की वजह से उसका टेम्परेचर कम हो गया, सराउंडिंग को मेंटेन कर आया ना। से वो शरबत चिल्ड क्यों है? बिकॉज उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है, तभी तो चिल्ड है। अब हीट कहां से कहां पे फ्लो होगा? सराउंडिंग से शरबत के अंदर। जब शरबत के अंदर हीट आएगा, सीधी सी बात है, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वो भी सराउंडिंग के टेम्परेचर को मेंटेन कर ले। बट एक बात याद रखो, जिस मोमेंट पे सराउंडिंग से हीट चिल्ड शरबत के अंदर आ रहा था, उस समय पे चिल्ड शरबत में से हीट बाहर भी जा रहा था, बट एज बीइंग अ चिल्ड बॉडी ये ज्यादा हीट गेन कर रहा था और कम हीट एमिट कर रहा था। फाइनली हीट को गेन करता है और सराउंडिंग के टेम्परेचर को मेंटेन। इनफैक्ट इतना याद रखो, दुनिया का हर एक बॉडी सराउंडिंग को मेंटेन करता है। मान लो आप बोलोगे सर कोई ऐसा बॉडी है जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के जितना ही है, तो उसका क्या होगा सर? बेटा वो जितना हीट एब्सॉर्ब करेगा उतना ही हीट लूज भी करेगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब भी करेगा, लूज भी करेगा, और इस तरह से वो एक ही टेम्परेचर मेंटेन करता है। लेकिन वो भी उसका भी एक्सचेंज होता रहेगा, ऐसा नहीं कि उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के जितना है तो वहां पे एक्सचेंज नहीं होगा, वहां पर भी होता है। बट क्या होगा, जितना हीट लेगा उतना ही हीट लेगा, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यूनिवर्स का एवरी बॉडी, लिविंग बॉडी होने दो, नॉन लिविंग बॉडी होने दो, अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा ही करेगा। अभी सुबह बेटा कोई आजू बाजू में से आता है, कोई दूर से आता है, जो आजू बाजू में से आएगा 2 मिनट में यहाँ पे पहुंच जाएगा, कोई दूर से आता आधा घंटा चल के आता है, बेटा चलने से बॉडी वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। हम लोग आके एसी रूम में बैठते हैं, 10 मिनट के बाद सबके बॉडी का टेम्परेचर वही हो जाता है जो सराउंडिंग का टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि दुनिया का हर एक बॉडी सराउंडिंग के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मेरा बात सबको समझा? बेटा ये तो तुम्हारा फिजिक्स है, बट मैं तो हमेशा बोलते आता हूँ कि जो तुम्हारा फिजिक्स है वही तुम्हारा रियल लाइफ। अब रियल लाइफ में हमारे पापा मम्मी भी हमको बोलते बेटा अच्छे दोस्त बनाने का, अच्छे लोगों के साथ रहने का, अच्छी जगह पे रहने का। क्यों बोलते हैं बेटा, क्यों बोलते हैं? अरे तुम साइन में चले जाओ, साइन साइन बोलो तो ऐसा रेलवे ट्रैक है, इसके इधर ना एरिया में समझो ना कि नॉर्मल फ्लाइट भी 1.5-2 करोड़ 5 करोड़ के हैं, और उसके बाजू में ना कोई 5,000 में भी नहीं जाता। क्यों? उधर धारा भी है, इधर समझ रहे मेरी बात? ट्रैक का सिर्फ फर्क है बेटा, ट्रैक के इधर धारा भी बोले तो मुंबई का सबसे गंदा जगह है, और उसके बाजू में मुंबई का सबसे पॉश जगह है वहां। मैं मेरा बात सबको समझा क्या? वो जगह मैटर करता है ना, ट्रैक का ही तो फर्क है ना, और कितना डिफरेंस है। क्यों? यहाँ पे अच्छे लोग हैं, यहाँ पे ठीक है। मेरा बात सबको समझा कैसे? तो इसका फर्क पड़ता है बेटा। क्यों? बेटा मान ले हम लोग बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छा है अपने सराउंडिंग में, हम लोग जहाँ पे रहते हैं हमारे सराउंडिंग में रहते हैं सब नालायक चांडाल चौकी, हाँ, क्लास बंद करने का, पढ़ाई नहीं करने का, पीपी
पबजी में लगे रहने का, है ना, और फालतूगिरी, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं। और हम लोग पढ़ाई वढ़ाई करते रहेंगे, हमको भी घंटा लगता है, ये लोग जिंदगी जीते, हम लोग क्या बेकार में। चल एक दिन हम लोग भी ट्राई करते, हम लोग भी करेंगे बेटा, और होना ही चाहिए। ऐसा होगा ही होगा, नहीं होगा ऐसा, अगर ऐसा नहीं हो रहा मतलब आप अबनॉर्मल हो। अगर ऐसा नहीं हो तो अबनॉर्मल हो, क्योंकि हमारा मतलब हमारा फिजिक्स ये कहता है ना, हमारा यूनिवर्सल लॉ यही है ना कि दुनिया का हर एक बॉडी सराउंडिंग को मेंटेन। तो बेटा हम भी उनके जैसे हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। हाँ, एक्सेप्शनल केस तो सब जगह पे है, वो हो जाए। बेटा मान ले हम लोग लय नालायक है, लेकिन हमारे सराउंडिंग में सब अच्छे लोग हैं, अच्छे पढ़ाई करते हैं, वेल मेंटेन रहते हैं, तो उनको देख के हमको कैसा फील होगा ना, यार ये लोग कितने अच्छे हैं, और हम दुनिया के सबसे बड़े केक कुत्ते कमीने। तो यार हमको भी तो उनके जैसा होना चाहिए, उनको देख के डेफिनेटली हम लोग भी मॉडिफाई होते हैं। क्यों? क्योंकि लॉ यही है ना, हम सराउंडिंग को मेंटेन कर, तो हमारा सराउंडिंग अच्छा होगा तो डेफिनेटली हम अच्छे हो जाए, और हमारा सराउंडिंग गंदा होगा भले हम अच्छे रहेंगे, थोड़ा थोड़ा गंदगी हमारे अंदर आ ही जाए। और यही हमारा यूनिवर्सल लॉ, इसी को हम लोग बोल सकते हैं प्रीवोस्ट थियरी। ये जो हमारा टॉपिक है ना, हीट वाला जो पार्ट है, ये प्रीवोस्ट थियरी पे डिपेंड है कि दुनिया का हर एक बॉडी सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करेगा। हॉट बॉडी है, ज्यादा हीट, हॉट बॉडी है, ज्यादा हीट एमिट करेगा और कम हीट गेन करेगा, फाइनली हीट लॉस होगा, नॉर्मल हो जाएगा। चिल्ड बॉडी है, ज्यादा हीट गेन करेगा, कम हीट एमिट करेगा, करके हीट गेन होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सराउंडिंग को मेंटेन। और अगर सेम टेम्परेचर है तो जितना देगा उतना लेगा और मेंटेन करेगा। इससे क्लियर एवरीवन, सबको समझा? तू समझा? यही रीजन है कि सर्दी के दिनों में, बारिश के दिनों में हमको बहुत फ्रीक्वेंट भूख लगती। क्यों? क्योंकि ना बारिश के दिनों में, सर्दी के दिनों में सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से काफी नीचे आ जाता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है। सो आवर बॉडी इज कंसीडर्ड एज अ हॉट बॉडी। इफ आवर बॉडी इज कंसीडर्ड एज अ हॉट बॉडी, तो आप बोलो बेटा हीट कहां से कहां पे जाएगा? हमारे बॉडी से सराउंडिंग में जाएगा, हमारे बॉडी से सराउंडिंग में हीट जाएगा। हाँ, ठीक है, तो हमारे बॉडी से सराउंडिंग में हीट जाएगा, और जैसे हमारे बॉडी में से हीट बाहर जाने का स्टार्ट हुआ कि हमारे बॉडी में हीट की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, और जैसे हमारे बॉडी में हीट की डेफिशिएंसी हुई कि हमको खाने की याद आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को जो एनर्जी है खाने से ही तो मिलती है ना, जादू तो है नहीं कि धूप से एनर्जी मिलेगी, है ना। तो और ये कंटिन्यूअस होता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम है, हमारे बॉडी में से ही हीट बार जाता है। होप यू आर गेटिंग दिस, पूरी बात सबको समझ में आई। तो ये हमारा क्या बेटा बोलो, हम लोग क्या बोलेंगे कि क्यों हमको भूख फ्रीक्वेंट लगती है, सबको समझा? चलो गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा रहता है, तो हीट कहां से कहां पे आता है? सराउंडिंग से हमारे बॉडी। तो ऑलरेडी सराउंडिंग से हमारे बॉडी में इतना ज्यादा हीट आया हुआ है कि हमको और हीट लेने की जरूरत। मेरा बात समझा? उल्टा उस एक्सेस हीट को बैलेंस करने के लिए हमको बार बार छाछ, शरबत, पानी, लस्सी पीते रहना पड़ता, ताकि बेटा जो अंदर का एक्सेस हीट है वो मेंटेन हो जाए, बैलेंस हो जाए। मेरा बात सबको समझा बेटा मैं क्या बोलूं? तो ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा बोलो? एक्सचेंज ऑफ हीट, रिवर्स हीट। सबको मेरा बात समझा? बेटा यही रीजन है कि ठंडी के दिनों में हम लोग एक आध पराठा भी ज्यादा खा लेते तो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़ी देर में सब एडजस्ट हो जाता। गर्मी में 2-4 निवाला भी ज्यादा खा लेना, वोमिटिंग चालू हो जाए। क्यों? ऑलरेडी बहुत ज्यादा हीट है ना, थोड़ा भी एक्सेस हीट होगा तो वोमिटिंग चालू हो जाए। मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में सारी चीजें होती है, क्यों होती है तो उसका मैं रीजन करूँ। बात सबको समझा? तो ये हमारा रेडिएशन वाला पार्ट है ना। रेडिएशन क्या है? अगर किसी ने पूछा रेडिएशन क्या है, ये तो मैंने प्रीवियस थियरी बताया ना, एक्सचेंज ऑफ हीट वाला पार्ट। वो हॉट कॉफी भी क्यों नॉर्मल हो जाता है, चिल्ड भी क्यों नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि सब सराउंडिंग को मेंटेन करता है। ये प्रीवियस थियरी हो। बट किसी ने पूछा रेडिएशन क्या है तो हम क्या बोलेंगे? देखो मैंने वेव मोशन लिख के दिया आप लोगों को, वेव्स में वेव टॉपिक सॉरी वेव मोशन लिख के दिया कि वेव मोशन इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी from one point to another point
without a real migration of the particles. तो बेटा यहाँ पर भी ना वही है, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी मीडियम। रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ना। अगर हम बात करें सन और अर्थ की, तो सन और अर्थ के बीच में बहुत बड़ा वैक्यूम, फिर भी सन का लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी सब हमको मिलता है कि नहीं? क्यों? बिकॉज ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनको मीडियम की जरूरत नहीं है, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएशन। So what is radiation? Radiation is a mode of transfer of heat energy from one point to another point, yeah, from a point at a higher temperature to the point at lower temperature in the form of electromagnetic waves. इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। रेडिएशन क्या, सबको क्लियर है बेटा? अब तो कोई भी पता है, मैंने वहां पर भी लिख के भी दिया था शायद वेव्स पे, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितने पार्ट्स है बेटा? बोलो 7। कौन कौन से बोलो? गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। और इनका ओरिजिन भी मैंने बताया था क्या क्या है। तो जो हॉट रेडिएशन किसमें आते हैं बेटा? बोलो माइक्रो का ऊपर वाला हाफ और इंफ्रा, ये सब कौन से वेव से? बोलो हॉट रेडिएशन। हॉट बॉडीज में से सारे वेव बाहर आते। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे पढ़ना है, पहले तो अपना डेफिनेशन लिख के दूंगा आप लोगों को, उसके बाद ना हमको यहाँ पे पढ़ना है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ये है क्या? तो पहले लिखना स्टार्ट करो, रेडिएशन पहले लिखो सब लोग। मैं मेन हेडिंग क्या डालूंगा? केडीजी। टॉपिक का नाम लिखो केडीजी। ओके, केडीजी लिखा। उसमें सबसे पहले स्टार्ट करके लिखो रेडिएशन। Write down. Radiation is a mode of transfer of heat energy. Radiation is mode of transfer of heat energy. Radiation is a mode of transfer of heat energy from a point at higher temperature, from a point at a higher temperature to a point at lower temperature, from a point at higher temperature to a point at lower temperature, from a point at higher temperature to a point at lower temperature. ठीक है? In the form of electromagnetic waves. In the form of electromagnetic waves. So I repeat, radiation is a mode of transfer of heat energy from a point at higher temperature to a point at lower temperature in the form of electromagnetic waves. यहाँ देखो, समझो यहाँ पे कोई बॉडी है, कोई एक बॉडी है, यहाँ पे हीट एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, हीट एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है। कितना हीट एनर्जी? क्यू। क्यू हीट एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है। उसमें से लास्ट वालों बाद में लिखो, यहाँ देखो जरा ध्यान से, क्यू हीट एनर्जी यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, उसमें से कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ हीट एनर्जी सरफेस पे से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। कुछ पार्ट को ये बॉडी एब्सॉर्ब कर लेगा,
कुछ हीट एनर्जी को बॉडी क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा, और रिमेनिंग पार्ट यहाँ से बाहर ट्रांसमिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देख ट्रांसमिट मतलब क्या बेटा, नोटबुक देना पड़ेगा। ये देखो अगर मैं यहाँ पे हीट एनर्जी दे रहा हूं तो हीट बॉडी के अंदर से पास होके यहाँ से बाहर आना चाहिए, दैट इज ट्रांसमिशन। हीट यहाँ पे कट मार के इधर से जाएगा, दैट इज नॉट ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब बॉडी के अंदर से पास होके हीट बाहर निकलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे जो भी हीट एनर्जी इंसिडेंट होगा, जो भी हीट एनर्जी, वो तीन पार्ट में यूटिलाइज होगा। कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट एब्सॉर्ब होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा। अगर आप बोलोगे सिर्फ तीनों होगा ही, ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें शायद एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीनों भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है बॉडी का मटेरियल क्या है, उसका नेचर क्या है। अगर बेटा ये ब्लैक बॉडी है तो जो भी हीट एनर्जी आएगा पूरा का पूरा एब्सॉर्ब हो जाएगा, रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, नहीं ट्रांसमिशन भी। मेरा बात समझे? समझो एक पॉलिश्ड सरफेस है तो जो भी हीट आएगा यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ना एब्जॉर्प्शन होगा ना ट्रांसमिशन। मेरा बात सबको समझा? पॉलिश सरफेस है तो व्हाइट पॉलिश सरफेस है, तो बॉडीज के ऊपर डिपेंड करेगा। खैर हम लोग जो कंडीशंस बोलते हैं वो आइडियल कंडीशंस बोलते हैं, मैं लिख के देने ही वाला हूँ थोड़ी देर के बाद। अथर्मनस सब्सटेंसेस, डायथर्मनस सब्सटेंसेस, पॉलिश सरफेस, ब्लैक बॉडी, वो सबका कंडीशंस में लिख के दूंगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो भी हीट एनर्जी यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वो थ्री पार्ट में यूटिलाइज हुआ है। कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया तो क्यू आर होगा ना, रिफ्लेक्ट हो गया। कुछ पार्ट यहाँ पे एब्सॉर्ब होगा क्यू ए, और कुछ पार्ट यहाँ पे ट्रांसमिट होगा क्यू। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो जरा ध्यान से मैं बोलूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन,
हेलो हेलो, तो हम बात कर रहे थे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन? छोटे यहाँ देख, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोले तो स्मॉल ए। व्हाट इज स्मॉल ए? स्मॉल ए इज QA by Q। क्या बेटा बोलो? QA by Q। व्हाट इज QA? अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब। Q क्या है? टोटल कितना हीट इंसिडेंट हुआ। देखिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ना, coefficient of absorption is defined as a ratio of amount of radiant heat energy। why I'm using radiant? because via radiation सब हो रहा है ना, तो क्या बोलेंगे? coefficient of absorption is defined as amount of heat and radiant heat energy absorbed by the body to amount of radiant heat energy incident on the body। जितना इंसिडेंट हो उसमें से कितना पार्ट एब्सॉर्ब हो गया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। ठीक उसी तरह से है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन? आर QR by Q। कितना हीट एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गया टू total amount of heat energy incident, reflected to incident। तीसरा है coefficient of transmission। ट्रांसमिशन का क्या बेटा बोलो? T। वही फॉर्मूला QT by Q। कितना हीट एनर्जी ट्रांसमिट हुआ आउट ऑफ कितना हीट एनर्जी इंसिडेंट हुआ। जो तीन डेफिनेशंस है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ये प्यारे बच्चों लोग, मैं ऐसा बोल सकता हूं, सिंस QA प्लस QR प्लस QT इक्वल्स टू Q। हमारा पूरा का पूरा एक इसी तीन पार्ट में यूटिलाइज हो गया ना, तो QA plus QR plus QT is equals to Q। What I will do is QA को मैं Q से डिवाइड करूंगा, QR को मैं Q से डिवाइड करूंगा, QT को मैं Q से डिवाइड करूंगा, Q by Q। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? A। ये वाला पार्ट हो गया R, ये वाला पार्ट हो गया T, और ये वाला पार्ट हो गया 1। A plus R plus T is equals to 1। तो 3 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में, शो दैट A plus R plus T is equals to 1। व्हाट वी हैव टू राइट इज, सबसे पहले डायग्राम की जरूरत नहीं है, ये वाला डेफिनेशन लिखो, फार्मूला लिखो, डेफिनेशन लिखो, फार्मूला लिखो, डेफिनेशन लिखो, फार्मूला लिखो, एक 3 लाइन लिखो, 3 मार्क्स मिल गया। याद रहेगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। शो दैट A plus R plus T is equals to 1। इसी थोड़ा और पढ़ा देता हूँ, फिर साथ में लिखेंगे। जरा देखो फिर अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे। एक होता है अथर्मनस सब्सटेंसेस। क्या बेटा बोलो? अथर्मनस सब्सटेंसेस। अथर्मनस सब्सटेंस क्या है? अथर्मनस सब्सटेंस, अथर्मनस सब्सटेंस मींस व्हाट? जिसमें ट्रांसमिशन इज 0, जिसमें ट्रांसमिशन इज 0। अगर T का वैल्यू 0 तो A प्लस R का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये है अथर्मनस सब्सटेंसेस। तो अथर्मनस सब्सटेंसेस वो है जिसमें ट्रांसमिशन का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। बच जाएंगे A प्लस R। जब तीनों का वैल्यू 1 है, तो एक का वैल्यू 0, तो बचे हुए दो का वैल्यू 1 हो जाएगा। खैर ये आइडियल कंडीशन, और हम लोगों को पता है बेटा आइडियल चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, पर ठीक है, थ्योरेटिकली तो हमको लिखना ही पड़ेगा।
अब मुझे इसका एग्जाम्पल तो दो। एग्जाम्पल तो हमारे साथ ही रहता है, थर्मस फ्लास्क रख दिया, उसमें ट्रांसमिट करता है क्या वो? नहीं करता। इसके अंदर का हीट अंदर ही ट्रैप होकर रहता है। इस समय पे मान ले ठंडी के दिनों में लोग उसमें गर्म चाय वगैरह लेके बाहर निकलते हैं, जो ऑफिस वगैरह में जाते हैं, वो चाय 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटे तक गर्म रहती। क्यों गर्म रह पाता है? दिस ओनली बिकॉज ऑफ उसके अंदर का हीट बाहर नहीं जा पा रहा है, ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा। गर्मी के दिनों में हम लोग उसमें चिल्ड वाटर लेके निकलते हैं, आइस वाला, वो भी 8-10 घंटा 12 घंटा ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि बेटा ना बाहर का हीट अंदर आ नहीं पाता, तो ट्रांसमिशन नहीं होता। इसके लिए तो अंदर का हीट अंदर रहता है, या बाहर का हीट फिर बाहर रह जाता, अंदर नहीं जा पाता, एक्सचेंज नहीं हो पाता, ट्रांसमिशन नहीं हो पाता। तो वो एग्जाम्पल है। लेकिन आप जब ये सब उसके एग्जाम्पल्स पढ़ोगे ना, बुक के एग्जाम्पल्स, तो थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो जरा पढ़ के देखो अथर्मनस के एग्जाम्पल्स, जरा पढ़ो अथर्मनस सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल। अथर्मनस सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल पढ़ो। ये पढ़ा क्या? क्या क्या दिया अथर्मनस के एग्जाम्पल? सार्थक बोल, विलायन है, बेटा तुम बोल। ये हेलो, ये पढ़ रहे बच्चा को। अच्छा सुना, इसमें जो बोला है ना, वुड बोला है, तो उसको हमको डाउट नहीं है, चलो वुड बराबर है बेटा। नीचे इसके नीचे आग लगी रहेगी, हम लोग इधर कोई भी सब्सटेंस को रखे हैं, ऊपर हीट आएगा क्या? नहीं आएगा, वुड ऊपर आने ही नहीं दे, बराबर है ना। वाटर बोल रहे हैं, वो भी समझ में आ रहा है। क्यों? वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक के हीट को अपने अंदर ही रखता है। जब टेम्परेचर 100 के ऊपर जाएगा तब ट्रांसमिशन चालू होगा, आएगा और हीट उधर से बाहर निकलने का चालू होगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस तक के हीट को अपने अंदर ही, मतलब बोलते हैं ना ऐसा, मतलब से उसको अंदर ट्रैप करके रखता है। आई मीन 100 डिग्री सेल्सियस तक। एक तरह से वो भी क्या हो गया? अथर्मनस सब्सटेंस, हीट को ट्रांसमिट नहीं कर। फिर जब आगे के एग्जांपल्स पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा डाउट आ रहा है। आयरन, कॉपर, वो तो बेटा फटाफट हीट, कॉपर पता है ना, कॉपर आयरन कैसा रहता है, मस्त हीट पास करता है ना। ऐसे कैसा बोल रहे हो लोग वो सब अथर्मनस सब्सटेंसेस में? ऐसा मेरे को डाउट है। तुमको अगर सब बराबर लग रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? क्या लग रहा है? सही है ना? कॉपर और आयरन में हीट फटाफट पास नहीं होता, होता है। फिर ऐसा कैसा दिया वो लोगों ने यहाँ पे अथर्मनस सब्सटेंसेस? ठीक है, सुनो सब मेरी बात एवरीवन। एक एग्जांपल पहले देता हूं, फिर इसका मैं बताता हूं। एक ऐसा है कि कॉपर का रॉड है, एक वुड का रॉड है। कॉपर का रॉड है, एक वुड का रॉड है। इसके ऊपर भी पेपर को रैप कर दिया है, पेपर लिपट दिया है, इसको भी पेपर को रैप कर दिया है। दोनों को ऐसा आजू बाजू में ऐसा रख दिया है, और दोनों के एग्जैक्ट बीच में कैंडल जला दिया है। थोड़ी देर के बाद हमको पता चलता है कि वो वुड के ऊपर का जो पेपर है ना, वो जलने लगा, लेकिन कॉपर के ऊपर का पेपर नहीं जलता। क्यों? देख, बीच में अगर कैंडल जलाया है तो हीट दोनों रिसीव कर रहे हैं, दोनों के एग्जैक्ट बीच में तो हीट ए भी रिसीव कर रहा है, हीट ए भी रिसीव कर रहा है, दोनों जन हीट रिसीव कर रहे हैं बेटा। जब दोनों जन हीट को रिसीव करेंगे तो यहाँ पर भी हीट जनरेट, मतलब स्टोर होगा, यहाँ पर भी हीट स्टोर होगा। बट एज बीइंग वुड, एज बीइंग अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को आगे आगे पास कर पाएगा क्या? नहीं। तो हीट जो यहाँ पर आएगा, रिसीव होगा, इधर ही स्टोर होता जाएगा। जब हीट इधर ही स्टोर होता जाएगा
उसका 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 टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो पेपर का बर्निंग पॉइंट आएगा और वो जल जाए। पॉइंट समझा? लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कॉपर की, तो जो भी हीट रिसीव हो रहा है एज बीइंग अ गुड कंडक्टर आगे 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 पास करता जाएगा। जब आगे आगे पास करता जाएगा तो यहाँ पे हीट स्टोर होगा क्या? नहीं, हीट स्टोर नहीं होगा, तो यहाँ का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। यहाँ का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो पेपर का बर्निंग पॉइंट नहीं आएगा और पेपर नहीं जलेगा। पॉइंट समझा? देख मैं फिर तुमको बताता हूँ, बेटा देख नोटबुक देख। मैंने बोला ना ट्रांसमिशन कट मार के आने वाला नहीं है, ट्रांसमिशन बॉडी के अंदर से बाहर आना चाहिए। तो मान ले कॉपर का प्लेट है या आयरन का प्लेट है, मैं यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहा हूँ, तो जब हीट यहां से बाहर आएगा तब तो हम उसको बोलेंगे ट्रांसमिशन। लेकिन यहाँ पे जो भी हीट आएगा, ये पूरा सरफेस क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट को आगे 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 बढ़ाता जाएगा, पास करता जाएगा, पास करता जाएगा। हीट आके इसी सरफेस पे से पास होके किधर और चला जाएगा तो इधर से बाहर आएगा क्या? इसके लिए इसको भी नाम डाला है थर्मल। बात सबको समझा है? क्लियर हुआ? सबको माइंड में क्लियर हुआ इसका नाम क्यों दिया है? ये हो गया थर्मल सब्सटेंसेस। ठीक है? अरे बोल, आयरन का भी यही, आयरन कॉपर में तो ऐसा ही होगा ना बेटा, गुड कंडक्टर है, हीट आगे से चला जाए। एरिक्सन नहीं हलो, मैंने एक बार ऐसा टीवी में ऐड देखा था। ऐड में ऐसा दिखा है कि समवॉट वो लोग कोई डेजर्ट्स एरिया है, रेगिस्तान जैसा कहीं पर है, और एक कमरे में एक बुड्ढा और बुड्ढी है। जो बुढ़िया माता जो है जब सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं ना, तो बुढ़ा भी कांपने लगता है, कांपने लगता है, और जब उसको ओपन कर देते हैं उसको पसीने होने लगता है। उनको अजीब लगे, क्या दिखा रहे लोग, नॉनसेंस। अरे जब खिड़की दरवाजे ओपन करेंगे, सामने के क्रॉस वेंटिलेशन होगा, हवा होगा, तो रिलैक्स फील हो, और सारे खिड़की दरवाजे बंद करेंगे तो सफोकेशन होगा, तो गर्मी होना चाहिए। तो उल्टा क्यों दिखा रहे हैं कि खिड़की दरवाजा बंद किया तो उसको ठंडी लग रहा है और ओपन कर दिया तो गर्मी हो रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद ना लास्ट में तो किसी ग्लास का ऐड दिखा रहे थे वो लोग, कि किसी ग्लास का ऐड, तो वो ऐसा उनका बताने का मतलब था कि बाहर इतनी गर्मी है, हम लोग जैसे ग्लास को यहाँ पे लगा देंगे, खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे, जो ग्लास का घर था ना, ग्लास का घर बंद कर देंगे, तो उसमें से ट्रांसमिशन नहीं होगा। मतलब बाहर डेजर्ट मतलब बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, वो बाहर का गर्मी उस ग्लास के थ्रू अंदर नहीं आएगा, और जब बाहर का गर्मी अंदर नहीं आएगा तो आपको ठंडी लगेगी, और जब खोल देंगे तो बाहर का गर्मी आ रहा है और आपको गर्मी हो रही है। मेरा बात सबको समझ आ रहा है? मतलब वो ग्लास का ऐड बता रहे थे, तो उस ग्लास का टी का वैल्यू क्या हो गया? 0। तभी तो क्लोज करने के बाद बेटा बाहर का हीट अंदर नहीं आ रहा है, तो ट्रांसमिशन इज 0। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल सब्सटेंसेस। याद रहेगा सबको? चलो दूसरा है सुन रहे हो? Diathermal substances. क्या है diathermal substances? What are the diathermal substances? Diathermal substances में T का वैल्यू 1, तो A और R का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे ट्रांसमिशन इज 1, तो A प्लस R का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है? अब जिसमें से 100% ट्रांसमिशन हो,
substances P equals to 1, A plus R equals to 0. अभी इसमें भी एक टीवी में ऐड देखा था, उसमें क्या ऐड देखा था मैंने, देख बेटा सुन मेरी बात, कैसा लगता है ना, लिसन 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 लिसन, तुम लोग मूवी को मेरे को नहीं पता किस अंदर से दिखता है, मेरे को हर जगह फिजिक्स दिखता है, ये रीजन है बेटा, सुन कैसा है, मैं तुमको पहले से बोल रहा हूँ, जो रियल लाइफ में वही फिजिक्स है, और कनेक्ट तो करके देखा ना, मुझे उसमें भी वो मेरे को दिखता रहता था, आपको कनेक्ट होता मैं बताता हूँ, तो देख उसको कैसे देखा था मैंने, तो चंगू मंगू रहते हैं, नहीं तो चाइनीज लोग रहते हैं, वो लोग ना, हाँ वही चीनी लोग है ना, वो किसी रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं, और क्या देखते हैं सामने से ना, कोई एक ना वो वेस्ट इंडीज की पता ना कैसे रहते एकदम, कोई एक औरत अपने हाथ में ना ऐसा बाल्टी का पानी उसको पसंद देते हुए आ रही है, उसको देख के ना ये लोग डर रहे हैं, हिला हिला, तो ऐसा वो पानी ऐसा बाल्टी लेती है ऐसा, और ऐसा पानी फेंकती है वो लोगों के ऊपर, तो ऐसा डरते 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 उनका टेबल ही उल्टा हो जाता है, वो लोग गिर जाते हैं, फिर क्या दिखाता है, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, अरे अपन तो गिले हुए ही नहीं, पानी किधर गया, फिर उठ के देखते हैं तो सामने ना एक ग्लास रहता है, वो औरत उस ग्लास के ऊपर पानी डाल के साफ करती है। पॉइंट समझा, मतलब यहाँ पे वो ये बताना चाहते हैं कि जो ग्लास है उसका ट्रांसमिशन इज वन होने की वजह, नंबर 1 नहीं रहे, ट्रांसमिशन 1 होने की वजह से उनको ये पता ही नहीं चलता है कि बीच में ग्लास है, मेरा पॉइंट समझा बेटा, ट्रांसमिशन 100% होने की वजह से उनको नहीं पता चला ना कि बीच में ग्लास है, तो पता चलेगा ना बीच में ग्लास, मेरा बात सबको समझो, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन अगर 1 हो जाता है, तो पहले बता रहा हूँ बेटा, ये हम लोग थियोरेटिकली बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली ये चीजें पॉसिबल नहीं है, आइडियल कंडीशंस हम लिख रहे हैं, और आइडियल कंडीशंस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं डायथर्मस के बाद, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी क्या बेटा बोल, इसमें ए का वैल्यू इज 1, ब्लैक बॉडी में ए का वैल्यू इज 1, एंड मत बोलो बीच में कोई भी, r प्लस c का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, बाय r प्लस c इक्वल्स टू 0, जब a का ही वैल्यू 1 हो गया तो बच्चे में दोनों का वैल्यू तो 0 हो ही जाएगा ना, तो ये इक्वल्स टू 1,
आर प्लस टी का वैल्यू क्या हो गया? 0। मेरा बात सबको समझे? श्योर सबको समझे? तो ये बेटा हमारा थर्मोनस सब्सटेंसेस, डायथर्मोनस सब्सटेंसेस, ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी में ए का वैल्यू 1 क्यों? क्योंकि जो भी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होगा, ये जो भी एनर्जी इंसिडेंट होगा, ये 100% एब्सॉर्ब कर देगा। बेटा यही रीजन है कि हमको अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। कोई भी चीज हमें कब दिखाई देता है? मान ले यहाँ पे अगर ये बोर्ड तुम्हें दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, तो रीजन क्या है? रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और रिफ्लेक्टेड रेस आपकी आंखों में जा रहे हैं और आपको ये दिखाई दे। कोई भी चीज आपको दिखाई देगा, उसका दो ही कंडीशन है ना, या तो कहीं और का लाइट उसके ऊपर आके रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएगा तो दिखाई देगा, या सामने वाले बॉडी में खुद का लाइट है जो बाहर निकलेगा और हमको दिखाई देगा। लाइक सन, हमें जो दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके अंदर खुद का लाइट बाहर निकल रहा है, हमारी आंखों में आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा। मून, वो क्यों दिखाई दे रहा है? इधर और का लाइट उसके ऊपर आ रहा है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रहा है, तब मून हमको दिखाई दे रहा। मेरा बात सबको समझ? अब यहाँ पे होगा क्या? डार्कनेस है, अंधेरा है, यहाँ से रेज ऑफ लाइट जाएंगे भी और वो 100% एब्सॉर्ब कर ले, कुछ वहां से रिफ्लेक्ट होके आएगा ही नहीं। अरे जब कुछ रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आएगा ही नहीं तो हमें कुछ दिखाई देगा क्या? इसके लिए बेटा हमको ना डार्कनेस में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा बात सबको समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दूसरा, हम लोग कभी भी कपड़े खरीदने को जाते हैं, कोई डार्क कलर का कपड़ा खरीदते हैं, तो शॉपकीपर बोलता है इसको छांव में सुखाना, धूप में मत सुखाना। धूप में सुखाने से क्या होगा? बेटा देख, उसका कलर खराब, मतलब पिगमेंट्स उसके डैमेज हो जाते। रीजन देख, इक्विलिब्रियम मैटर्स। बहुत बार तुम लोगों को मैं बताया हूं, तुम नहीं खाओगे गुड़ुम्बा, ज्यादा खाओगे उसके पहले गुड़ुम्बा। मेरा बात सबको समझ रहा बेटा कैसा है? नहीं खाएंगे तो सर्वाइवल नहीं है, बट बहुत ज्यादा खा के भी तो सर्वाइवल नहीं है। तो मतलब बोलते ना, कम भी नहीं होना चाहिए और एक्सेस भी होना नहीं होना चाहिए, इक्विलिब्रियम। दोनों भी चीजें मतलब इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। हम नहीं पढ़ाई करेंगे हमारी वाट लगेगी, बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे फिर भी वाट लगेगी। याद रखना बेटा, मैं सच बता रहा हूँ, अरे ना तुमको सब बताया रहेगा 11-12 के आसपास स्टूडेंट सच में जीनियस था बेटा। सोच, अभी 11th से हम लोग उसको ट्यूशन में पढ़ाते थे, उसको 11th से 12th में आने का था ना, 12th 11th के बाद 12th जब जाते बीच में जो वेकेशन आता है ना बेटा, वो जून आते आते ना उसको 12th का सब कुछ पता था, कुछ भी पूछो उसको। एक साल उसके रिवीजन का था बेटा, इतनी बार रिवाइज किया ना, उसको क्या परसेंटेज आ जाएगा सोचो? फेल हो गया। मतलब इतना ज्यादा पढ़ाई कर लिया ना कि एग्जाम के समय पे ड्यू टू प्रेशर और समथिंग एल्स ब्लैंक हो गया, सोच याद ही नहीं आ रहा, फेल हो गया। पॉइंट मैं वही बता रहा हूँ, तो कोई भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। मेरा बात समझ पा रहा है? हर चीज को ना मेंटेन रखो, इक्विलिब्रियम रखो। क्लियर है? तो मैं आपको क्या बता रहा था, चुप रहे बस, मैं बोल रहा हूँ ना, सुबह टबे। तो हम लोग बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की। हमको ना कपड़े सुखाने के लिए हीट चाहिए, बट अगर ज्यादा हीट मिलेगा तो कपड़े के पिगमेंट्स को जला भी तो देगा। अब चूंकि डार्क कलर है, हमने धूप में डाल दिया, बाहर धूप है, मतलब आपको तो पता है बेटा धूप में कितना एनर्जी है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वो कभी खत्म नहीं होने वाला हीट एनर्जी, जितना चाहिए उतना है, अवेलेबल है। और एज बीइंग अ डार्क बॉडी, इसको नाले को मस्ती है, जो भी एनर्जी आएगा सबको लेता ही जाएगा, लेता ही जाएगा, लेता ही जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट स्टोर हो जाएगा, और वो ज्यादा हीट की वजह से उस कलर के जो छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे, उसका कलर डल हो जाएगा। इसके लिए डार्क कलर के कपड़ों को ना छांव में सुखाना चाहिए, धूप में नहीं सुखाना। मेरा बात सबको समझा? तो डार्क बॉडी आई मीन ब्लैक बॉडी वो है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? 1। तो R प्लस T का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और लास्ट, जैसा आपके बुक में दिया नहीं है तो आपके लिए बता देता हूँ, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश सरफेस पे R का वैल्यू 1, A प्लस T इज इक्वल टू 0। R का वैल्यू 1, A प्लस T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। मेरा बात सबको समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये हमारा पॉलिश सरफेस, ये हमारा है पॉलिश सरफेस।
तो आर का आर इक्वल्स टू 1, ए प्लस टी इक्वल्स टू 0। देख यही रीजन है, आप लोगों ने देखा होगा जो राजस्थानी लोग हैं, मतलब जो राजस्थान का ना ट्रेडिशनल ड्रेस है वो एकदम ना व्हाइट कलर का और बहुत लूज लूज कपड़ा पहनते, सब लूज लूज, सब बड़ा सा पगड़ी बांधते हैं। वो सबके पीछे का रीजन क्या है? यही है, पॉलिश ऑफिस। क्यों? वहां पे बहुत ज्यादा हीट होता है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना बेटा, पता है ना, सब बोलते हैं ना लू लग जाएगा। वो गर्मी की जो वेव्स रहते हैं ना, हॉट वेव्स, अगर हमारे बॉडी पे आ गए तो बेटा उसकी वजह से आपकी तबियत खराब हो जाती है, तो वो लू लगना बोलते हैं उसको। तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होता है, इसके लिए लोग ना पॉलिश्ड कपड़ा पहने। पॉलिश्ड कपड़ा पहनने से क्या होगा? जो पॉलिश्ड कपड़ा है, व्हाइट कलर का पॉलिश्ड कपड़ा है, जो सनरेज आएंगे बेटा उस सरफेस पे से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। पॉलिश सरफेस से गुड रिफ्लेक्ट है ना, तो जो भी रेस आएंगे ना उस कपड़े के सरफेस पे से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो वो रेस हमारे बॉडी तक नहीं पहुंच पाए, पहला। दूसरा, लूज लूज कपड़ा पहनने से क्या होगा बेटा? लूज कपड़ा पहनने से हमारे बॉडी और कपड़े के बीच में एयर आ जाए, और एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वो हीट को हमारे बॉडी तक टच नहीं होने देते, इसलिए वो लोग ना लूज कपड़ा पहनते हैं ताकि बॉडी और कपड़े के बीच में एयर आ जाए, जो हीट से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करे। और पॉलिश कपड़ा इसलिए क्योंकि जो भी रेज, सनरेज डायरेक्टली हमारी बॉडी को नहीं छू पाए, सरफेस पे से निकल जाए। पहला बात सबको समझा? तो ये बेटा हमारा कार्बोनस सब्सटेंस, डायथर्बोनस सब्सटेंस, ब्लैक बॉडी और पॉलिश सब्सटेंस। ठीक है, अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। सबसे पहले क्या करोगे? आप ना ये लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन दिया है डेफिनेशन, उसके नीचे ये फार्मूला, फिर कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके नीचे ये फार्मूला, फिर कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, फिर ये फार्मूला। फार्मूला क्या है? T is equals to QT by Q। ठीक है, फिर ये वाला लिख लो, ए हो गया। उसके बाद बेटा ना अथर्बोनस सब्सटेंस का ना डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन लिखोगे, उसके नीचे कंडीशन लिखोगे, उसके नीचे एग्जांपल लिखोगे, सिर्फ इसका और इसका। ठीक है, वो तो दिया ही नहीं, लिख के रखना अपने अंडरस्टैंडिंग। चलो, आपके पास 5 मिनट ये सब लिखने हैं। क्या हो गया? उधर आके बैठ
ध्यान रहना चाहिए।
नहीं दिया तो बोला ना पुलिस सर्विस तो याद रखो पुलिस सर्विस के लिए आशा रहने वाला इतना सीरीज चलो डन इसका बाकी है लास्ट 1 मिनट फास्ट
See everyone, बस अभी तो हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ा है यहाँ पे। इसमें जब भी हम लोग पढ़ते थे कॉलेज में तो हमको ऐसा बुक में लिख के आता था कि लैम्प ब्लैक और प्लैटिनम ब्लैक। लैम्प ब्लैक बोले तो मैं किसका एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्लैक बॉडी का। ब्लैक बॉडी बोले तो क्या, तो जब हम लोग पढ़ते थे तो ऐसा लिख के आता था कि जो लैम्प ब्लैक होता है, लैम्प ब्लैक मतलब आप लोगों ने देखा होगा गांव वगैरह में, अभी तो सब जगह पे इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट है, लेकिन पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं था गांव में। तो पता हो दिया वगैरह में दिया रखने के लिए जगह बनाया जाता था वॉल में। अभी तो लोग ये सब मूवीज वगैरह भी देखते हो, सब पहले के जो मूवीज आते हैं किला वगैरह रहता है, उसमें बेटा ना सब दिया रखने के लिए जगह रहता है, तो उसके ऊपर पूरा काला 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 हो जाता है, क्या उसी को लैम्प ब्लैक बोलते हैं। या गाँव वगैरह में लालटेन वगैरह यूज करो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो ऊपर का जो ग्लास वाला सरफेस है ना, उसको पूरा काला 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 रेसिड्यू जमा हो जाता है। पेपर से थोड़ा सा पूरा फ्रिक्शन करेगा, सारा काला रेसिड्यू नीचे आ जाता है, उसको लैम्प ब्लैक बोलते हैं। या जो हमारे जो सेल्स वगैरह यूज करते हैं ना बेटा, उसको तुम फोड़ोगे तो उसको तुम पूरा काला 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 कार्बन रहता है, ठीक है। तो इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बोलो लैम्प ब्लैक। ये सब लैम्प ब्लैक है। तो लैम्प ब्लैक हमको ऐसा बुक में लिख के आता था कि 97% सॉरी 95% एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। और प्लैटिनम ब्लैक जो गोल्ड से भी ज्यादा महंगा रहता है, व्हाइट गोल्ड जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं 97%। उसको जब जलाएंगे तो उसका जो ब्लैक वाला रेसिड्यू है वो 97% एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। अभी तो बेटा लैम्प ब्लैक वगैरह कुछ देता ही नहीं है, सॉरी प्लैटिनम ब्लैक सब बुक्स में दिया ही नहीं है। अभी सीधा उन लोगों ने सिर्फ इतना बता दिया कि जो लैम्प ब्लैक है वो 97% एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, 97% एनर्जी, उससे ज्यादा कोई एब्सॉर्ब नहीं करता। गेटिंग में दिस? तो एक पर्सन थे फेरी, उन्होंने एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी बनाया जो 100% एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सके। तो उन्होंने क्या प्लानिंग करके और कैसा ब्लैक बॉडी बनाया, देखो ये 2 मार्क के लिए बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, फ्रॉम फेरिस ब्लैक बॉडी। फेरिस ब्लैक बॉडी, तो फेरिस ब्लैक बॉडी क्या है, जरा सब देखो ध्यान से, उन्होंने क्या प्लानिंग करके कैसा बनाया हो।
Okay, everyone see this. ये Ferris black body. अभी इसको उन्होंने क्या किया या कैसा कैसा एडजस्टमेंट किया या क्या सोच के साथ ड्रॉ किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये तीनों भी क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कौन कौन बेटा बोलो? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इसमें से कंडक्शन और कन्वेक्शन बोथ है जिनको मीडियम की जरूरत है। कंडक्शन में पार्टिकल्स खुद मूव नहीं होते, सिर्फ वाइब्रेट होकर बाजू वाले को उसके बाजू वाले को उसके बाजू वाले, इस तरह से हीट एक जगह से दूसरी जगह में पास ऑन होता है। कन्वेक्शन में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम खुद एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते हैं। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा 11th स्टैंडर्ड में, उसका भी यहाँ पे यूज इसलिए मैंने बता दिया। देखो उन्होंने एक डबल वॉल्ड हॉलो स्फीयर लिया, डबल वॉल्ड हॉलो स्फीयर, बीच में ऐसा स्पेस, इसके लिए डबल वॉल हो गया, डबल वॉल। उसमें इवैक्यूएटेड स्पेस क्रिएट कर दिया, वैक्यूम पंप के हेल्प से पूरा एयर बाहर निकाल दिया, वो क्या बन गया बेटा बोलो? इवैक्यूएटेड स्पेस, फ्री स्पेस बोल सकता है। एक छोटा सा ओपनिंग रखा है यहाँ पे, स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग, सो दैट इसमें से लाइट रेज, नॉट लाइट रेज, हीट रेडिएशन कैन गेट इनसाइड द ब्लैक बॉडी, इस बॉडी के अंदर आ सकते। इसके लिए उन्होंने छोटा सा स्मॉल सा ओपनिंग रखा और इसके एग्जैक्ट अपोजिट में कॉनिकल प्रोजेक्शन। फिर अंदर का मतलब ये वाला तो पूरा सरफेस सही है, अंदर का जो पूरा सरफेस है ना बेटा, इनर वॉल का जो इनर सरफेस है ना, इनर वॉल का इनर सरफेस, उसको उन्होंने लैम्प ब्लैक कोटिंग कर दिया, लैम्प ब्लैक से पूरा कोटिंग कर दिया। फिर इनर वॉल का आउटर सरफेस और आउटर वॉल का इनर सरफेस दोनों को पॉलिश कर दिया। और इस सब के पीछे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रीजन है। क्या रीजन है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओपनिंग क्यों चाहिए? अगर ओपनिंग होगा ही नहीं तो हमारा हीट अंदर जाएगा कैसे? उसके एग्जैक्ट अपोजिट में क्या रख दिया बेटा बोलो? मतलब ओपनिंग, और ओपनिंग के एग्जैक्ट अपोजिट में रख दिया कॉनिकल प्रोजेक्शन। क्यों कॉनिकल प्रोजेक्शन? हम लोगों ने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? एक्चुअली बहुत दो तीन पॉइंट्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है?
Angle of incidence should be equal to angle of reflection. Angle of incidence should be equal to angle of reflection. I equals to R. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, I is equals to R. तो यहाँ पे अगर मान लो ऐसा फ्लैट सरफेस रहता या कर्व भी रहता, तो कोई भी अगर रे ऑफ लाइट मान लो नॉर्मली इंसिडेंट होता तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता? 0। देख कैसे, मान लो कोई सरफेस है, नॉर्मल है, रे ऑफ लाइट यहाँ पर आया, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर आया तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से आया तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हमारा रे ऑफ लाइट अराउंड द नॉर्मली आया तो आई का वैल्यू क्या होता है? 0। तो फिर पता ना बेंड नहीं होता, सीधा सीधा पास हो जाता है। तो अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली उस सरफेस पे आता तो फिर उसी लाइन पे बाहर भी चला जाए, और अगर हीट एनर्जी बाहर चला जाएगा तो क्या आएगा? ब्लैक बॉडी। इसके लिए उन्होंने उसके सामने ऐसा कॉनिकल प्रोजेक्शन लगा दिया। कॉनिकल प्रोजेक्शन की वजह से रेज ऑफ लाइट को किधर भी आने दो, वो नॉर्मली इंसिडेंट होगा ही नहीं, मतलब आई का वैल्यू 0 होगा ही नहीं, तो आर का वैल्यू भी 0 नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने कॉनिकल प्रोजेक्शन लगा। अब जब कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होगा तो यहाँ से उसको रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। तो होगा क्या? इन्होंने यहाँ पे लैम्प ब्लैक का कोटिंग कर दिया, पूरा लैम्प ब्लैक का कोटिंग कर दिया। यहाँ पे लैम्प ब्लैक कोटिंग की वजह से क्या होगा? जो भी हीट एनर्जी यहाँ पर आएगा उसका 98 या 97% जो भी बुक में दिया है, 97% हीट एनर्जी इजीली एब्सॉर्ब हो जाएगा। जो बचा या 2 या 3% एनर्जी है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, उस 2 या 3% का 98% यहाँ पे एब्सॉर्ब हो जाएगा। उसका भी जो पार्ट रिफ्लेक्ट होगा उसका 98% यहाँ पे, उसका 98% यहाँ पे, उसका 98% यहाँ पे। इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस में पूरा का पूरा हीट एनर्जी अंदर ही एब्सॉर्ब होकर रहेगा। जरा बात सबको समझे। तो जो भी हीट एनर्जी पर अंदर आया वो बाहर नहीं जाए, वो तो बात की बात है। पहला 100% एब्सॉर्ब करने का बंदोबस्त कैसे किया समझा ना। स्मॉल सा ओपनिंग रखा हीट को आने के लिए, सामने कॉनिकल प्रोजेक्शन रखा ताकि 180 रिफ्लेक्शन से हीट बाहर ना चला जाए। फिर यहाँ पे लैम्प ब्लैक का कोटिंग कर दिया ताकि भाई जो भी एनर्जी यहाँ पर आया उसका 97% और 98% एब्सॉर्ब हो जाए। उसको बचेगा हीट एनर्जी रिफ्लेक्ट होगा, उसका 98%, उसका 98%, उसका 98%। इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस में पूरा का पूरा हीट एनर्जी क्या हो जाना चाहिए? एब्सॉर्ब। चलो अब हीट एनर्जी तो यहाँ पे एब्सॉर्ब हो गया। अब क्या दिक्कत है? जब हीट एनर्जी बॉडी ने एब्सॉर्ब कर लिया तो उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो यूनिवर्सल लॉ क्या है? दुनिया का हर एक बॉडी सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करता है, हर एक बॉडी हीट एक्सचेंज करेगा। तो जब इस बॉडी ने सराउंडिंग से हीट ले लिया है, अब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी बिकम्स अ हॉट बॉडी। अब इसके अंदर का हीट बाहर जाने का कोशिश करेगा, बट फिर वो स्मार्ट इनफ, उनको पता था हीट बाहर जाने के 3 रास्ते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। जिसमें से कंडक्शन और कन्वेक्शन को मीडियम की जरूरत है, तो उन्होंने बीच में वैक्यूम क्रिएट कर दिया। जब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो अंदर का हीट बाहर जा ही नहीं पाएगा। वाया कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, इन दोनों से हीट बाहर नहीं जा पाएगा, तो उसको मीडियम की जरूरत है। और मैंने तो कोई मीडियम रखा ही नहीं, इवैक्यूएटेड स्पेस क्रिएट कर दिया ना। लेकिन रेडिएशन वो है जिसके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत ही नहीं है, और उसको मीडियम की जरूरत नहीं तो वो तो यहाँ से पास हो सकता है ना। तो एक चीज उनके दिमाग में क्लियर था कि भाई हम रेडिएशन को स्टॉप नहीं कर सकते, मिनिमाइज तो कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं हम। तो कैसे मिनिमाइज करेंगे? उन्होंने जो आउटर वॉल है ना, उसका इनर सरफेस और इनर वॉल का जो आउटर सरफेस है, दोनों को पॉलिश्ड कर दिया। बिकॉज पॉलिश्ड सरफेस इज अ गुड रिफ्लेक्टर। पॉलिश्ड सरफेस गुड रिफ्लेक्टर होता है। तो जो भी हीट एनर्जी अंदर से बाहर आने का कोशिश करेगा, ये बाहर वाला सरफेस उसको फिर से रिफ्लेक्ट करके अंदर भेज देगा। उसके बावजूद भी कुछ ज्यादा नालायक लोग और बाहर आने का कोशिश करेंगे, वहां से बच के बाहर आ भी गए, ये वाला भी अंदर ही भेज देगा उसको रिफ्लेक्ट कर।
और इस तरह से बेटा उन्होंने यहाँ पे जो भी इंसिडेंट हुआ उसको 100% एब्सॉर्ब करके हीट को अंदर रखने का पूरा कोशिश किया, और इसे तो हम लोग बोलते हैं फेरिस ब्लैक बॉडी। तो बेटा 2 मार्क्स के लिए बहुत बार बोर्ड में आया है, कम ऑन राइट फेरिस ब्लैक बॉडी, कम ऑन।
चलो यहाँ ओके सब यहाँ हमको पढ़ना है विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ना डायग्राम और मैं क्या बोलता हूँ कभी लिखने को आया जो डायग्राम है उसी को तो लिखना है। हाँ? अरे वही जो अपने बॉडी है ना जैसे आप लोगों ने बताया कि फॉर पेरिस ब्लैक बॉडी वी हैव टू डबल बॉन्ड hollow sphere there should be a small opening at radiation inside the black body just opposite to the a small opening there should be a conical projection to stop 180 reflections. There is a black body on inner surface of the inner wall to absorb the energy जो हम लोगों ने बना उसको कन्वर्ट कर देना बस बात है मोस्टली वो आएगा नहीं वो 4 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा ये 2 मार्क के लिए इसका डायग्राम में बहुत बार है ठीक है यहाँ ये ब्लैक एंड व्हाइट याद है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है अपने बुक्स में दोनों अलग अलग जगह पे दिया है और दोनों इंटर रिलेटेड है देखो कैसे देखो सब यहाँ बस ये हमारा विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन है क्या बेटा तो एक्चुअली ये जो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब कोई भी एक ब्लैक बॉडी को लो उसको डार्क रूम में लेके जाओ सीधी सी बात है वो ब्लैक बॉडी डार्क रूम में दिखाई नहीं देगी फिर उसको हीट सप्लाई करो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने के बाद वो ब्लैक बॉडी बिकम्स विजिबल बॉडी और उसमें से खुद के रेडिएशन बार आते हैं जिसकी वजह से वो तो देख ही सकते हैं उसके सराउंडिंग की चीजें भी हमें दिखाई देने लगी और इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन फॉर एग्जाम्पल चारकोल कोयला पता है कोयला ऐसे डार्क रूम में लेके जाओ दिखाई देगा नहीं और उसको हीट सप्लाई करो जब वो हाई टेम्परेचर पे जाएगा ना बेटा उसमें से विजिबल रेडिएशन बार आने मेरा बात सबको समझ में आ रहा है उसमें से विजिबल रेडिएशन बाहर आए बस उसी का एक ग्राफ है मेरी बात सबको समझ में आ रही है ये उसी का ग्राफ है तो पूरा का पूरा उसी का ग्राफ यस तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ग्राफ में मतलब क्या है ग्राफ क्या दिख रहा है यहाँ पे सब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं मेरे को याद है बेटा ना पहले 12th स्टैंडर्ड में नहीं था जब हम लोग पढ़ते थे ना जब तभी 12th स्टैंडर्ड में नहीं था ये डिग्री लेवल में था हम लोगों को और मेरे को याद है ना हम लोगों को तभी ना मुंबई यूनिवर्सिटी जो है जो चर्च गेट में था वो जस्ट शिफ्ट हो रहा था कलीना में वो तो पूरा का पूरा कलीना में ही है ना संडे क्रूज का तो हम लोग ना कलीना में ऐसा अलग अलग कॉलेजेस के जो बच्चे रहते थे ना
उनको ना कोई डॉक्टरेट सर बना ना, पीएचडी सर वगैरह, डॉक्टरेट सर लोग वो यूनिवर्सिटी में बुलाते थे लेक्चर्स के लिए। तो हम लोग गए थे लेक्चर्स के लिए यूनिवर्सिटी में, कलीना में। सर ये पढ़ा रहे, डॉक्टरेट सर थे। तो ना मैंने उनको सर को पूछा कि सर जितने भी फॉर्म है ग्राफ, इस तरह से फॉर्म क्यों है करके। बट कैसा रहता है वो लोग, मतलब डॉक्टरेट लोग रहते हैं ना, बहुत इगोस्टिक लोग रहते हैं, तो थोड़े मतलब वो थोड़ा गुस्सा भी किए मेरे को और बाद में बताए भी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने बनाया क्या, मैं बोला कौन सा, तो बोले कि देख, तो बोला ऐसा डांटे पहले, फिर बोले तूने बनाया नहीं, मैंने बनाया नहीं, किसने बनाया। अब बोला सर किसी साइंटिस्ट ने, ने बनाया। तो बोले क्या उन्होंने अपनी मर्जी से बनाया, नहीं सर नो आइडिया। तो बोले देख उन्होंने क्या किया, एक ब्लैक बॉडी को लिया, हीट सप्लाई किया, कौन से टेम्परेचर पे क्या वेवलेंथ का रेडिएशन हो रहा है उसके हिसाब से उन्होंने ड्रॉ किया। तो पूरा का पूरा ग्राफ ही लाइक दिस है। तो ये ग्राफ ऐसा क्यों है वो तुझे नहीं बता सकता, या कोई भी नहीं बता सकता। उन्होंने थोड़ी अपनी मर्जी से ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया, जैसा जैसा उनको रीडिंग है उसके उन्होंने प्लॉटिंग किया, उनको ऐसा ग्राफ। हाँ, इसका तेरे को लॉजिक में समझा सकता हूँ कैसा क्यों है। और बोले सर क्यों, बोले देख तेरा पूरा लाइफ तो ऐसा ही है। उन्होंने बोला कि व्हाट इज प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। बोला सन। बोले सन से, मतलब सन हमारा प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, लेकिन सन से भी हमें एनर्जी कैसे मिलती है। अर्ली इन द मॉर्निंग एकदम कम कम हीट रहता है, फिर धीरे धीरे हीट बढ़ता है, बढ़ता 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 अपने पीक वैल्यू तक जाता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, कम होता है। बोले तुम लोगों को देख लो तुम्हारा लाइफ कैसा है, बॉर्न होते हैं नॉट दैट मच एनर्जेटिक, फिर धीरे धीरे हमारा जवानी वाला टाइम आता है, वी आर सो मच एनर्जेटिक डूइंग सो मेनी थिंग्स, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, स्वाद। तो उधर का भी तो ग्राफ ऐसा ही है ना। तो बोला ना हर जगह पे हर जगह पे हर जगह पे ग्राफ इज लाइक दिस। तो हम लोग ना मतलब जानबूझ के तो ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, भाई क्या रीडिंग पे मतलब कैसा रेडिएशन आया उसके हिसाब से ग्राफ ड्रॉ किया, और उसके मतलब एग्जांपल भी बताया सब क्यों है। हाँ, अब यहाँ पे चीज तो देखने वाली है, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये देखो हमारा वेवलेंथ कम होता जा रहा है, आया ना। इसका वेवलेंथ सबसे कम है कि नहीं, इसका वेवलेंथ इससे थोड़ा ज्यादा, इसका और भी थोड़ा ज्यादा, इसका और भी ज्यादा। यहाँ से का काउंट होगा ना वेवलेंथ, वेवलेंथ छोटा है, थोड़ा और बड़ा सबसे बड़ा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारा वेवलेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो लैम्डा मैक्सिमम into T is equals to constant. Lambda maximum into T is equals to B. यही हमारा Wind displacement law, where B is constant. उसका एक फिक्स वैल्यू है 2.897 to 10 पर माइनस। और ये लैम्डा है तो मीटर टेम्परेचर तो केल्विन, मीटर केल्विन mK। मेरा बात सबको समझा। तो ऐसा हमारा यूनिट है बेटा, और इसी को हम लोग बोलते हैं विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा वेवलेंथ कम होगा। क्यों टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा बेटा, क्यों टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा। देखो हमारा पूरा का पूरा फिजिक्स दो पार्ट में स्प्लिट है, मैंने पहले भी बोला है, क्लासिकल थियरी, क्वांटम थियरी। व्हाट द क्लासिकल थियरी सेज, किसी भी सोर्स से जो एनर्जी है वो वेव के फॉर्म में बाहर आता है, जो आप लोगों को पाटिल सर ने पढ़ाया, अमोल सर ने पढ़ाया है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और वही सर आप लोगों को बाद में पढ़ाएंगे मॉडर्न फिजिक्स में, कि किसी भी सोर्स से जो एनर्जी है वो वेव के फॉर्म में नहीं बाहर आता, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में बाहर आता है। Each energy packet is called quanta, and energy each quanta is directly proportional to frequency. तो बेटा ना इन्हीं दोनों को इसमें ज्वाइन किया, वही है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली क्या बेटा बोलो। डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे, जैसे आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उन्होंने पूरे पीरियोडिक टेबल में 2-4 एम्प्टी स्पेसेस रखे थे। उनको ऐसा था कि भाई इस प्रॉपर्टी का भी मटेरियल है, इस प्रॉपर्टी का भी मटेरियल है, फ्यूचर में इन दोनों का या कुछ ऐसे प्रॉपर्टी वाले भी मटेरियल मिलेंगे, और बाद में मिले भी, हम लोगों ने प्लेस भी किया। उसी तरह से डी ब्रोगली ने देखा कि भाई कोई वेव नेचर बोल रहा है, कोई पार्टिकल नेचर बोल रहा है, तो दोनों को स्टडी करके उन्होंने अपना बताया कि ये दोनों भी सेम ही है। तो उनका एक अजम्पशन था, उसी को हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो आप लोग पढ़ोगे बेटा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। और उसको प्रूफ किया डेविस जर्मन ने, जो तुम लोग पढ़ोगे एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियर टॉपिक है ना, तो आगे उसमें बेटा ना मतलब डी ब्रोगली ने जस्ट एक अजम्पशन दिया कि दोनों भी चीजें सेम है, और डेविस जर्मन ने उसको प्रूफ कर दिया कि दोनों भी चीज सेम ही है। इसके लिए लाइट को ड्यूअल नेचर बोलते।
उसका वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, उसी को हम लोग व्यूअर नेचर। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है वेवलेंथ कम हो रहा है। क्यों? उसका मैं आंसर दे रहा हूँ। ये देखो, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू hf, और साथ में हम लोगों को ये भी पता है v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। ये दोनों उसका रीजन है बेटा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ तो कम होगा ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स वेरिएशन। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर सप्लाई करेंगे, आई मीन हीट सप्लाई करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो वेवलेंथ कम होगा। इसके लिए ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और वेवलेंथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू बी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट लॉ। और जो ग्राफ है किसका? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मेरा बात सबको समझा? एट लास्ट सर ने ना मेरे को एक और एग्जांपल दिया था वहां पे। बोला एक काम करते हैं, तेरे बैच में से एक 10 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, एक 10 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और सबको लाइन से खड़ा कर देते हैं। 10 बच्चे जो है वो सबका एज सेम है, क्योंकि सेम बैच से, हाइट भी सेम होना चाहिए, सिर्फ उनका मास अलग अलग होना चाहिए। उनका मास 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ऐसे सबको खड़ा कर दिया हम लोग। सबको बोला भागो, तो सबसे तेज कौन भागेगा? 30, 40, 50 वाले। एग्जैक्टली यही चीज हम लोगों ने भी बोला था। सर ने बोला अरे वो लोग कैसे भाग सकते हैं, वो लोगों को तो कुपोषण हुआ है। अरे 30-40 किलो का वजन किसका रहेगा बेटा? सोचना, कुपोषण वालों का ही रहेगा ना, जिनको पोषण बराबर नहीं मिला है। तो ये लोग कुपोषण वाले लोग हैं, भाग ही नहीं सकते हो, दैट मच एनर्जी। ये ज्यादा हाई पोषण वाले लोग हैं, तो भागेगा कौन? फिट एंड फाइन। मेरा बात सबको समझा? तो मैं यही बात तो स्टार्टिंग में भी बोला था ना, इक्विलिब्रियम मैटर्स। मेरा बात सबको समझा? तो आप लोग क्या करो, सुनो मेरी बात। ये दोनों भी बुक्स अलग अलग जगह पे दिया हुआ है, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो जो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है ना, दैट इज ऑन पेज नंबर 70। तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ वो लिख के वो फार्मूला लिख लेना बेटा, ठीक है? और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के देखो यहाँ पे दिया है, 7-8 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फिर दोनों घर से लिख के लेके आओ, शाम को मिलते हैं। शाम को मिलते हैं, घर से लिख के लेके आओ, ये दोनों भी घर से लिख के आओ। चलो बाय।